Good morning students, I am Manish Kumar Chaube and my official YouTube channel name is Mathstones. Today I am going to start exercise 4.1 quadratic equation. कल मैं आप लोगों से 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताया हुआ था और आज क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें 4 पार्ट है और मैंने इसको अपने राइट साइड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है बेटा? दिया है क्वेश्चन 2 कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशंस दिए गए हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? पढ़ते हैं इसको। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया दिया हुआ है वो कितना है बेटा? आपका 528 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। अब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हियर ए बी सी इज ए रेक्टेंगल एंड गिवन दैट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब यहां जो आपको ए बी सी डी दिखाई दे रहा है बेटा, यहां लेंथ क्या है? आपका ए बी है और सी डी है। तो इसका लेंथ हो गया ये ए बी, जिसको L से इंडिकेट कर रहे हैं, और इसका ब्रेथ क्या हो गया बेटा? B हो गया, जिसको B से इंडिकेट कर रहे हैं। तो एरिया हमारा क्या होता है? वी नो दैट क्या होता है? किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा? मैं यहां लिख दे रहा हूं, L इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्वेश्चन पर आते हैं और आसानी से करने की कोशिश करते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in meter is one more than twice its breadth. अब कंडीशन क्या दे रहा है इस क्वेश्चन के लिए कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये जो प्लॉट है जिसका लेंथ मैंने क्या कंसीडर किया है? L। क्या है वो? इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका जो ब्रेथ है उससे कितना अधिक है बेटा? उससे उसके डबल से 1 अधिक है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमको क्या करना है? इस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ क्या करना है? एग्जिस्ट करना है, निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे कि हमारा लेंथ, हमारा ब्रेथ क्या है। अब देखो किसका, इसमें किसको कंसीडर पहले करें ताकि क्वेश्चन आसानी से हो। एल को कंसीडर करें या बी को कंसीडर करें? तो क्वेश्चंस देखिए बेटा, यहां लेंथ अधिक है या ब्रेथ अधिक है? तो क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इसके ब्रेथ से अधिक आपका लेंथ है, इसलिए हम किसको कंसीडर करें? ब्रेथ को कंसीडर करें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट अस कंसीडर देन that the breadth of the plot be x मीटर। x मीटर क्यों? क्योंकि इसको मीटर में इंडिकेट किया गया है। देन अब क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा ब्रेथ क्या हो गया बेटा? x मीटर। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा लेंथ क्या हो जाएगा? देन लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या है? तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इस ब्रेथ। तो अब ब्रेथ को हमने x कंसीडर कर लिया, तो लेंथ क्या होगा? इसके ब्रेथ के डबल से 1 अधिक होगा। तो L का यहां से वैल्यू क्या होगा बेटा? L इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1। अब ये x क्या है? ब्रेथ, और इसका डबल, और इससे 1 क्या हो गया? अधिक हमारा लेंथ हो गया। अब बेटा क्या होता है? गिवन दैट एरिया इसका कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। अब a का वैल्यू कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। तो अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। तो यहां पर L कितना है बेटा? आपका 2x प्लस 1, और यहां ब्रेथ कितना है? x। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू
2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। अब जब 28 को हम इधर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन यही था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ था हमने इसको किस फॉर्म में अरेंज कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। देखो यहां x का मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है बेटा, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जब तरफ आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इसको। सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा वो क्या दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, एक के बाद जो एक करके आए, जैसे 1 के बाद 2, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कंजुकेटिव इंटीजर्स। 2 के बाद क्या आएगा आपका, 3 होगा, ये पॉजिटिव है और कंजुकेटिव है। मतलब कि जस्ट 3 के बाद क्या है, 4 है, तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा, कंजुकेटिव बोला जाएगा। 4 के बाद अगर आपका आता है 5 तो इसको क्या बोला जाएगा, कंजुकेटिव नंबर बोला जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो कंजुकेटिव नंबर क्या होते हैं, प्रीवियस नंबर अपने सक्सेसिव नंबर से एक कम होता है, या ये कहिए कि सक्सेसिव नंबर अपने प्रीवियस नंबर से क्या होता है, एक अधिक होता है। तो लेट द टू consecutive positive integer b x and x plus 1। अब आगे क्या दिया हुआ है बेटा, अब कह रहा है कि अब हमने कह रहा है क्या, आगे क्या दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब यहां पे हमने कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कंसीडर किया है, x और x प्लस 1। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट कितना है बेटा, 306 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। अब आप जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 306 को इधर कर लेंगे, माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, अब हम इस इक्वेशन को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए। तो इस कंडीशन, इस स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट के द्वारा हमको कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक नीचे क्वेश्चन एक चीज लिख रहा है कि फाइंड, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, और हमें इस इंटीजर्स का वैल्यू भी निकालना है। तो यहां पे तो बस क्वेश्चंस है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब यहां पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब कि कन्वर्ट करना है जिसका वैल्यू निकाला जा सके। तो यहां पे चलो हम इसका वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 का। तो देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, 2-3 चीज देखते हैं। देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव सिंबल है, इसके पहले सिंबल देखते हैं। देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर है कि नहीं है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं है, बस 1 है। तो अगर 1 है तो कोई बात नहीं है, पॉजिटिव साइन है। उसके बाद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखना है। पहला उसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई बात नहीं। अब सेकेंड हमारा स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
सेकंड क्या चेक करते हैं कि लास्ट टर्म जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। मींस साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन देखते हैं। और उसके बाद थर्ड क्या देखते हैं, तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट देखते हैं। और थर्ड क्या देखते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का, अब मैं इसको बता रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है। तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 है। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है बेटा। लास्ट वाले के पहले कौन सा सिंबल है, माइनस साइन है। तो लास्ट वाले के पहले कौन सा सिंबल है बेटा, आपका कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस साइन है। तो देखो क्या है अब इसका, अब इसके बाद से क्या चेक करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कुछ नहीं है, तो आपका 1 है। अब देखो क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस साइन हो, कांस्टेंट टर्म के पहले कौन सा हो, माइनस साइन हो, तो हमको दो नंबर ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसका प्रोडक्ट क्या हो, लास्ट नंबर हो, और इनका डिफरेंस अगर माइनस है तो डिफरेंस ये बीच वाला नंबर होना चाहिए। तो 306 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि जिसका, ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे 306 को, ऐसे दो नंबर्स में क्या करेंगे, तोड़ेंगे जिन दोनों का प्रोडक्ट 306 के इक्वल आता हो और उसका डिफरेंस कितने के इक्वल आता हो बेटा, 1 के इक्वल आता हो, क्योंकि यहां पर माइनस है। अगर यहां पर प्लस होता तो इसको दो पार्ट में ऐसा तोड़ते हम कि इन दोनों का प्रोडक्ट तो 306 होता, बट उसका एडिशन होता जो x का प्रोडक्ट होता वो। बट यहां पर तो x का प्रोडक्ट 1 है और लास्ट में माइनस है, इसलिए हमको दो नंबर ऐसा सर्च करना है कि जिसका डिफरेंस कितना हो बेटा, बीच वाला हो, प्रोडक्ट 306 हो। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो 306 को फैक्टराइजेशन कर देंगे इसका। तो जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा, फिर इसको किससे करेंगे बेटा, 3 से, तो 3 5 जा और फिर 3 1 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और फिर 17 से। तो अगर देखो अब इसमें मल्टीप्लाई करो, यहां देखो 2 3 जा 6, 3 जा क्या हो जाएगा आपका 18 और एक नंबर मिल जाएगा हमको 18 और एक नंबर मिल गया हमको क्या, 17। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं। तो अब पेयर ऐसा बनाएंगे कि दो नंबर का पेयर हमको ऐसा बनाना है, इसमें से किसी दो नंबर को ऐसे बनाना है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाए 306 और उसका डिफरेंस कितना हो जाए 1। अब कंसीडर करो बेटा, अगर मैं 2 और 3 को लेता तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता, 6 होता, और ये कितना हो जाता 51 होता। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस आपका 1 आता, नहीं आता। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा पेयर बनाएंगे कि जिसका डिफरेंस 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 300 क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो यहां पर क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो एक नंबर 18 हो गया, एक नंबर 17 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन 306 हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, हम अब करेंगे क्या, हम कि ये एक्स स्क्वायर के स्पेस पे इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे प्लस, बस ये जो 1 है ना यहां ब्रैकेट बना लेंगे और इस ब्रैकेट में लिखेंगे 18 माइनस 17 और ये x को इसी तरह माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन करेंगे बेटा तो x प्लस 18 और यहां जब माइनस 17 कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, अब जब यहां से माइनस निकल जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस और 17 निकल गया तो यहां पर सिर्फ x बचेगा
अब देखो जिसको कॉमन करते हैं ना उससे डिवाइड करते हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब 306 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 18 मिलेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो, अब एक ब्रैकेट के अंदर हमारा ब्रैकेट वाला, अब देखो पहले यहां देख लो कि दोनों ब्रैकेट हमारा सेम है कि नहीं है। यदि दोनों वेक्टर्स दोनों ब्रैकेट आपका सेम आता है तो यहीं पर आप 100% कंफर्म हो जाएंगे कि हमने जो क्वेश्चन को किया है वो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। अगर यहां पर मान लीजिए कि जैसे सपोज करिए यहां हमारा x माइनस 18 आता और यहां पर x प्लस 18 है, तो यहीं से हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा कहीं क्वेश्चन क्या है, गलत है। बट अगर हमारा यहां तो मेरा दोनों में सेम आया हुआ है, इसलिए हम 100% कंफर्म है कि हमारे द्वारा किया हुआ क्वेश्चन क्या है, सही है। तो एक ब्रैकेट में इस ब्रैकेट वाले को लिख लेते हैं और क्या करते हैं, और अनदर ब्रैकेट में x माइनस 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये x प्लस 18 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम कंसीडर करेंगे बेटा एक एक को 0 इसमें, तो अगर मैं यहां पे क्या करूं कि यहां पे अगर इसको 0 करूं, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा आपका माइनस 18 आएगा। तो x का वैल्यू हम माइनस 18 लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, इसको इग्नोर कर देंगे। इसलिए करेंगे बेटा कि कंडीशंस क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, वो जो x का वैल्यू है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो इंटीजर्स कैसा होना चाहिए, निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसलिए ये जो है x इज इक्वल टू माइनस 18 जो हमारा है निगेटिव है। तो अब किस पर चेक करेंगे, x माइनस 17। तो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 जब कंसीडर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, हमको 17 मिलेगा। अब ये x इज इक्वल टू 17 जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो x इज इक्वल टू एक इंटीजर जो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 17, और अनदर जो हो जाएगा क्या है, कंजुगेटिव है ना, तो एक जो हमारा अगर 17 हो गया तो अनदर क्या हो जाएगा 17 प्लस 1 मींस क्या हो जाएगा 18। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। बस इसमें क्या है बेटा, आपको स्टेटमेंट समझना है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को देखो, वर्ड पावर का जो क्वेश्चंस है उसको पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होता है कि उसको ठीक से समझते हैं हम। अगर हमको ठीक से समझ में आ गया कि वो क्या कह रहा है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, और बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस कुछ होते नहीं है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो लेट कंसीडर, रोहन की मां रोहन से कितनी ईयर्स बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। तो लेट द रोहन्स एज बी x, then रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 26। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन से दिया हुआ है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि रोहन की जो मां है वो रोहन से कितने साल बड़ी है बेटा, 26 ईयर बड़ी है। तो अगर रोहन का एज x है तो रोहन की मां की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई कहे आपसे कि आपके पापा की एज आपसे 20 ईयर्स अधिक है, तो क्या है, अगर मान लीजिए कि आपकी एज 10 ईयर्स है तो फिर आपके पापा की एज क्या हो गई, 10 प्लस 20 मीन्स 30 ईयर्स हो गई। तो क्वेश्चन यही है कि रोहन की मां की एज क्या है, 26 ईयर ओल्डर देन हिम। बट इस यहां पर क्या है, ये कंफर्म नहीं है कि रोहन का एज क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमसे कोई कहे कि आपकी पापा की एज आपसे 30 ईयर्स अधिक है, तो सबसे पहले अब मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे पापा की एज क्या है, क्योंकि तो किसको सबसे पहले जानकारी, किसका एज सबसे पहले जानकारी होना चाहिए, आपकी एज की जानकारी होनी चाहिए। और आपकी एज जितनी होगी बेटा उसमें अगर 30 ऐड कर देंगे तो पापा की एज निकल जाएगी। तो अगर मेरी एज, अगर मान लीजिए कि कोई कहता है कि मेरी पापा की एज मुझसे 30 ईयर्स अधिक है, तो मुझे अपनी एज सबसे पहले मालूम करनी है। तो अगर मुझे अपना एज अगर मालूम नहीं है
तो कंडीशंस के बेसिस पर अगर सेट किया गया है तो मैं अगर अपना एज x मान लेता हूं तो फिर मेरे पापा की एज क्या हो जाएगी x + 30। उसी तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन दैट रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि रोहन का एज जो है उसकी मां की एज से कितनी अधिक है बेटा, 26 ईयर है। तो रोहन का एज x हो गया और रोहन का मां का एज कितना हो गया, x + 26 हो गया। आगे दिया हुआ है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स। अब क्या है कि जो इनकी एज का प्रोडक्ट है, किसके एज का, तो रोहन और उसकी मां का, क्योंकि क्वेश्चन में इन्हीं दोनों का जिक्र हो रहा है तो प्रोडक्ट भी जाहिर सी बात है कि रोहन और उसकी मां के ही एज का होगा। इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ जो वर्ड है ना बेटा, आप इसको समझिएगा कि ये क्या किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। जब भी नाउ आए तो इसका मतलब क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ द एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आज से 3 साल बाद, अगर मान लीजिए कि अगर मेरी एज 30 years है तो आज के 3 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि अब की 3 साल बाद, अब की बरस जो है इसके 3 साल बाद एज क्या हो जाएगा, जो भी रोहन का एज होगा और 3 साल बाद जो रोहन की मां का एज होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360। तो चलो देखो तो क्या होता है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, अब की 3 साल बाद क्या हो गया, एज ऑफ या रोहन्स एज, रोहन्स एज क्या हो जाएगा, अभी x है तो 3 साल बाद x + 3 और रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू x प्लस, अब मदर का एज क्या है, x + 26 और इसमें ऐड क्या होगा 3, क्योंकि अब के 3 साल बाद, तो ये हो जाएगा x + 29। अब क्वेश्चन, अब ये उसकी मां का एज हो गया और ये रोहन का एज हो गया अब के 3 साल बाद। तो क्या कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमने तो प्रेजेंट एज को ही कंसीडर किया है कि x है और उसकी मां का प्रेजेंट एज क्या है, 26 years है, x + 26 years है from the age of Rohans. After 3 years the Rohan's age becomes x + 3 and their mother's age becomes x + 29. तो according questions given that after 3 years from now, 3 years from now the product of age of Rohans and his mother becomes 360 degree। अब के 3 साल के बाद रोहन और उसकी मां का जो एज है उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है, 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस रोहन की मां, रोहन का अभी एज क्या है बेटा, x + 3 और रोहन की मां का एज कितना हो गया है, x + 29 और इन दोनों का प्रोडक्ट कितने के इक्वल हो जा रहा है बेटा, आपका 360 के इक्वल हो जा रहा है। तो आपको रोहन और उसकी मां का एज निकालना है। इस क्वेश्चन में तो रोहन का ही एज निकालना है, लेकिन समस्या यह है कि जब रोहन का एज निकल जाएगा तो मां का भी एज निकल जाएगा। तो अब इस ब्रैकेट को ओपन अगर करोगे तो x² + 29x + 3x + 3 9 जा 27 और 3 2 जा 687 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। अब यहां पे आपका होगा x² + 29x और प्लस 3x 32x और ये इधर आएगा तो ये माइनस होगा आपका। तो अगर हमारा 10 में से 7 निकल गया कितना होता है बेटा, 3। अब यहां 5 और 5 में से आपका ये आपका 5, तो यहां से 1 लेंगे तो ये आपका 15 में से 8 आपका निकल जाएगा तो कितना होगा 7 और यहां पर क्या बच गया आपका 273 = 0। अब यहां भी देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है 1, लास्ट में क्या है आपका माइनस और बीच में क्या है 32। तो 273 को ऐसे 2 पार्ट में हमको क्या करना है, तोड़ना है जिसका डिफरेंस कितना हो,
32 हो। तो 273 को ऐसे दो पार्ट में आप कैसे तोड़ेंगे कि जिसका डिफरेंस क्या आए, ऐसे दो पार्ट में तोड़े कि जिसका डिफरेंस 32 हो। तो क्या करेंगे इसके लिए, 273 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3 से करें तो 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, फिर 3 से नहीं होगा, 7 से 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और फिर 13 से और 1। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितना चाहिए बेटा, डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए 32 और प्रोडक्ट 273। तो देखो अगर हम मान लीजिए कि दो नंबर लेते हैं, एक 21 ले लेते हैं और एक 13 लेते हैं, तो एक 21 हो गया और एक 13 हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो 273 आएगा, बट डिफरेंस 32 आएगा नहीं आएगा। हमको डिफरेंस ही लेना है क्योंकि माइनस वाले के पहले, लास्ट वाले के पहले कौन सा साइन है, माइनस। तो क्या लेंगे इसमें से, अब इसमें से देखो अगर 7 और 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा डिफरेंस, क्योंकि जब 7 और 13 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 से 3 अगर माइनस करना पड़ेगा तो बहुत, मतलब कि 32 से अधिक का डिफरेंस होगा। तो अब क्या करें, हमको 3 ही में मैच करना है। तो अगर मान लीजिए मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 39 होगा, और 39 में से अगर 7 को हम माइनस कर देते हैं तो 32 मिल जाता है। तो हम पेयर क्या लेंगे बेटा, हम पेयर लेंगे एक 39 और दूसरा हमारा पेयर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहां पे कुछ नहीं करना है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस ये 32 के स्पेस पर क्या लिख देना है बेटा, 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब चलिए देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो अब यहां थोड़ा मिटाते हैं हम इसको। अब देखो क्या करेंगे हम, अब यहां पे करेंगे क्या, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स और ये माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स कॉमन कर लो, एक्स प्लस 39 और यहां माइनस 7, माइनस और माइनस यहां भी है तो माइनस, और 7 और 273 में 7 कॉमन करेंगे तो यहां एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 7 से डिवाइड करो इसका तो 7 3 जा 21 और ये 6 और 7 9 जा क्या हो जाएगा 63। अब यहां पे देखिए बेटा ये दोनों ब्रैकेट हमारा इक्वल है। अब दोनों ब्रैकेट इक्वल होने का मतलब ये है कि हमने जो क्वेश्चन किया हुआ है वो क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 39 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब एक एक करके 0 कंसीडर करें तो x प्लस 39 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहां से, माइनस 39। अब ये सही है या गलत है, अब एज किसी की निगेटिव थोड़ी नहीं होती है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि वो पैदा ही नहीं, माइनस 39 का मतलब क्या हुआ कि उसकी एज निगेटिव है, माने अभी पैदा नहीं हुआ है और उसकी हम एज लेके जा रहे हैं उधर, उसको हम कहां लेके जा रहे हैं, उधर पास्ट में लेके जा रहे हैं हम। ऐसा कुछ नहीं होता है, एज निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि आपने सुना होगा उनकी उम्र 30 साल है, ऐसा थोड़ी नहीं सुना है कि हमने उनकी एज माइनस 30 साल होती है। तो एज निगेटिव कभी नहीं होती है, एज क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब यहां देखें x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 7 हो गया। अब ये रोहन का एज x, अब ये देखो x रोहन का एज है, अब रोहन का एज क्या है बेटा 7, तो यहां से रोहन का एज जो आ गया कितना ईयर्स हो गया, 7 ईयर्स। तो उसकी मां का एज कितना हो जाएगा, 26 में क्या ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, जब इसमें 7 ऐड करेंगे तो 33 ईयर्स हो जाएगा। कितना ईयर्स हो जाएगा, 33 ईयर्स ये रोहन की मां का एज हो जाएगा। अब क्वेश्चंस क्या दिया था, अब कैसे चेक करें कि हमारा क्वेश्चन जो है 100% सही है या गलत है। तो क्वेश्चन क्या दिया था कि देखो इस स्टेटमेंट से देखते हैं
कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। किसकी एज का प्रोडक्ट? तो अभी अभी देखो, अब प्रेजेंट एज निकल चुका है। रोहन का एज कितना है? प्रेजेंट 7 है। तो 3 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। और रोहन की मां की एज कितनी है? 33। 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा आपका? 36। और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, देखो 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन क्या है हमारा? कंप्लीटली 100% सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर। अब ये क्वेश्चंस क्या है बेटा? देखो थोड़ा यहां भी मिटा दे क्योंकि ये लंबा जाएगा। चलिए अब बस यही क्वेश्चंस रह गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन क्या है हमारा? इक्वेशन दिया हुआ है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म स्पीड। तो व्हेन द इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ कि यदि हम इक्वल, मतलब कि अगर मान लीजिए कि पार्ट वाइज डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम में, तो वो सभी डिस्टेंसेस टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे कंसीडर करो कि अगर मैं यहां से यहां का जो डिस्टेंस दिया है 10 किलोमीटर है और ये 2 आवर में कंप्लीट होता है, तो बी से सी का जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो भी कितने आवर में कंप्लीट होना चाहिए? 2 आवर में। तो दिस टाइप ऑफ डिस्टेंस इज नोन, स्पीड इज नोन एज द यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या कर रही है ट्रेन भी? कैसे चल रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन जो है कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है बेटा? 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ये आपका डिस्टेंस है। और किस स्पीड से करती है तो मालूम दिया हुआ नहीं है ये। तो स्पीड को हम कंसीडर कर लेते हैं x, किलोमीटर पर आवर। आगे दिया है क्यों किलोमीटर पर आवर? क्योंकि यहां पर उसका जिक्र कर, आगे पढ़ते हैं तो क्लियर होगा। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। यदि स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में कितने घंटे का समय लगी बताओ? 3 घंटे के समय लगी। तो चलो वो सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। दिया हुआ है कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में तो एक स्पीड, किस स्पीड से? तो यूनिफॉर्म स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ उसमें, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि ए से बी के जो बीच का डिस्टेंस है 480 किलोमीटर है, उसको कवर करती है T1 सेकेंड में या T1 आवर में। और T1 आवर में इसको क्या करती है? कंप्लीट करती है। तो एक फार्मूला है बेटा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है हमारा? 480 किलो, स्पीड इसमें क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड x। डिस्टेंस क्या है हमारा? 480 किलोमीटर। और टाइम क्या है हमारा? T1। तो यहां से T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 480 किलोमीटर अपॉन x हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, हम x को क्यों नीचे ला रहे हैं? इसलिए ला रहे हैं कि यहां जो सेकेंड कंडीशन देखिए कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। यदि जब स्पीड को 8 किलोमीटर कम किया जा रहा है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। वो टाइम कितना लेती है? 3 आवर अधिक लेती है। तो टाइम का कंपेयर कर रहा है। किसका कंपेयर कर रहा है? कि जो पहले 480 किलोमीटर को कवर करने में जो टाइम लगा है और बाद में जब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जा रहा है
तो ये बाद का जो समय है पहले वाले समय से कितना अधिक लग रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर अधिक लग रहा है। अब अकॉर्डिंग टू ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, क्लियर होगा। सेकंड कह रहा है कि सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, मींस ये ए से बी तक ही जा रही है और डिस्टेंस ये कितना है बेटा, 480 किलोमीटर का है। और अब स्पीड किस स्पीड से इसको कवर कर रही है, तो सेम स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब ये स्पीड जो पहले x था, अब स्पीड को कितना कर दिया गया, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया। 8 किलोमीटर जब पर आवर कम कर दिया गया तो जो इसको कवर करने में टाइम लगता है तो दिया नहीं है, तो इस टाइम को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, t2। जैसे यहां पर भी टाइम नहीं दिया था तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया था, t1। तो यहां पर क्या बनेगा, स्पीड और टाइम के बीच का मतलब रिलेशन, तो यहां भी लगेगा इस वही फार्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहां स्पीड क्या है आपका, अब यहां पे जो स्पीड है आपका वो आपका स्पीड है बेटा x माइनस 8 और डिस्टेंस कितना है, तो वही है 480 और टाइम इसको कवर करने में कितना लग रहा है, t2 लग रहा है। तो t2 का वैल्यू क्या होगा, 480 अपान x माइनस 8। अब इसको इक्वेशन सेकेंड। अब क्वेश्चन का क्या रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जब स्पीड कितना कम कर लिया जाता है, 8 किलोमीटर कम कर लिया जाता है, जो टाइम लगता है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब देखो इस जब ये जब स्पीड कम कर लिया गया है तो इसका टाइम क्या निकल रहा है, t2। अब ये टाइम क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। किससे अधिक लग रहा है, तो पहले जो कवर किया गया टाइम है उससे कितना अधिक आ रहा है इसका टाइम, 3 आवर्स अधिक लग रहा है। तो जब स्पीड कम कर लिया जा रहा है तो इट वुड हैड टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कवर करने में जो पहले टाइम लगा था उससे 3 घंटा अधिक लग रहा है। क्वेश्चन क्या करना है बेटा, क्वेश्चन सुनिए क्या है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन जो है 480 किलोमीटर का यूनिफॉर्म स्पीड जो है उसको 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। तो डिस्टेंस तो दिया हुआ है, स्पीड नहीं दिया हुआ था, तो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड को x कंसीडर कर लिया और ये कंसीडर कर लिया कि इसको कवर करने में टाइम t1 लग रहा है। मैंने एक फार्मूला छोटा सा लगाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। मैंने स्पीड के स्पेस पर ये वैल्यू लिख दिया, टाइम के स्पेस पर t1 लिख दिया और मैं t1 का वैल्यू यहां से निकाल लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि वही सेम डिस्टेंस है बट जब स्पीड उसका 8 किलोमीटर क्या कर लिया जा रहा है, कम कर लिया जा रहा है, तो जो टाइम लगता है वो 3 आवर अधिक हो जाता है। तो अभी तो वो टाइम अधिक लग रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, ये तो कंपैरिजन का बात है। सेकेंड स्पीड में मैंने स्पीड को x माइनस 8 कर लिया, डिस्टेंस वही है, टाइम t2 कंसीडर कर लिया, फार्मूला वही लगा और मैं टाइम के स्पेस पर t2 रख लिया। अब जब कंपैरिजन किया तो क्या है कि जो बाद में जो टाइम आया है पहले से कितना आवर्स अधिक है, 3 आवर्स अधिक है। तो t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3। अब t2 के स्पेस पर क्या रख देंगे, 480 अपान x माइनस 8 और इज इक्वल टू t1 के स्पेस पर क्या रख देंगे, 480 बाई x और प्लस 3। x को एक तरफ कर लेंगे हम, तो 4 अपान 80 अपान x माइनस 8 माइनस 480 बाई x इज इक्वल टू 3। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, कॉमन कर लेंगे x माइनस 8 और किसको कॉमन करेंगे, x को, और ऊपर का इसमें एलसीएम लेंगे, पहले कॉमन कर ले ऊपर बेटा 480 को, तो क्या मिलेगा हमको, पहले रुको एक छोटा सा और इसमें करते हैं, कॉमन करते हैं। 480 को जब बाहर निकाल लेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, 1 अपान x माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। अब 480 को इसी तरह रहने देते हैं और एलसीएम लेते हैं क्या, x माइनस 8 और इंटू x,
तो यहां पे हमको क्या मिलेगा बेटा, x माइनस 8 और ये आपका हो जाएगा 3। तो अब क्या होगा कि 480 इधर की तरफ आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहां पे आपका होगा कि अब x माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 3/480 और आपको नीचे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा आपके साथ, जब आप क्रॉस मल्टी, तो पहले आप इसको कैंसिल कर दो, तो ये आपका 3 6 जा 48 होता है, 16 जा 48। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको, अब इसका मल्टीप्लाई इधर की तरफ होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इज इक्वल टू इधर लाए तो ये आपका 0 और 8 6 जा क्या होता है बेटा आपका 48 और 8 और ये आपका हो जाएगा 12 और 8 और 4 क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक इक्वेशन जो मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1200 आपका 80। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहां पर क्या करना है कि आपको किसका वैल्यू निकालना है बेटा, आपको वैल्यू निकालना है ट्रेन के स्पीड का। तो ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए जैसे कि मैंने पीछे बताया हुआ है, आप क्या करेंगे, इसके भी पहले आपका क्या है, लास्ट जो नंबर है उसके पहले माइनस साइन है, तो आप 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करेंगे। देखो बीच वाले प्लस या माइनस के साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, इसमें भी हम 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करेंगे बेटा कि जिसका प्रोडक्ट क्या हो 1280 हो और उसका क्या बोलते हैं कि डिफरेंस जो हो वो 8 हो। तो हम ऐसे 2 नंबर को सर्च करके यहां पर पुट करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो आज के लिए बेटा बस इतना, कल मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।